This conference will now be recorded. सुफियान भाई क्या बोल रहे हैं आप? सर टैक्स की क्लास 3 बजे होती है शाम को, सुबह में। अच्छा, अच्छा 3 बजे होती है। ये तो आपकी फिर मौजें हैं, आपको सुबह 8 बजे नहीं उठना पड़ता। चलें जी, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं हम। सर सो भी तो नहीं ना सकते। एक क्लास होती है 5:30, एक 10 बजे होती है, एक 3 बजे होती है। 2-2 घंटे का फासला होता है, बंदा सोए कब? 5:30 बजे कौन सी क्लास होती है? BMBS। अच्छा, माशाल्लाह, आप तो फिर क्लास ही सारे दिन लेते रहते होंगे। तो और क्या सर जी, नींद पूरी नहीं होती? इबादत, इबादत आपको। तो इसीलिए तो कभी कभी सर आप ही क्लास में सो जाते हैं। अच्छा, मेरी क्लास में सोना होता चीकू। हालांकि ये तो यानी जब फ्रेश होने का पीक टाइम होता है, ये वो टाइम है। अच्छा, आप लोग ना सुबह सहरी करके सो जाते होंगे ना, तो तकरीबन अगर 4:30 बजे भी सोते हैं तो 10 बजे उठ जाया करें तो ठीक है। तो वैसे भी 10-15 पे वो पिछली क्लास खत्म होती है, फिर नहीं 10 सर, 5:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है, 6:30 बजे तक जाती है, फिर सोते सोते 7:30 हो जाते हैं और उठते उठते 10:30। सुबह 5:30 क्लास होती है कि शाम को 5:30 होती है? सुबह सहरी के बाद 5:30 बजे। ओके। ओ, मुझे बताते, मैं तो खुद सहरी के टाइम क्लास लेने का बड़ा पसंद सर करता आप हूँ। 6:30 बजे रख लें, 7 बजे नहीं या नहीं, 6 बजे रख लें, या फिर 4:30 बजे रख लें। ये 4:30 सर जी। अगर आपने क्लास रखनी है ना तो फिर 5 बजे रखें। नहीं सर, 5 ये बजे टाइम ठीक। 5 से 6:30 बजे तक हम क्लास ले लिया करें, 6:30 से ऑनवर्ड आप लोग बीएम रख लो। 5 सर बजे आपको से, कल बताएंगे सर। ठीक है, कल बता देना। ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि हम सहरी के बाद नमाज से फ्री होकर कुरान पाक पढ़ के फिर हम क्लास ले लिया करेंगे। फिर आप बीएम पढ़, फिर आप सो जाना, फिर शाम को क्लास अपनी टैक्स की ले लेना। ठीक है, मुझे आपने बताया ही नहीं। 5 बजे क्लास लेने के तो हक में रहता हूं हमेशा। चलो या ये सर ये फायदा हो जाता है, पहले मैं 4 बजे सो जाता था रोजा रख के, फिर जब से ये क्लास स्टार्ट हुई है बीच में 1.5 घंटा होता है, तो वो फिर नमाज या कुरान मजीद पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छी बात है ये भी। चलें, जो भी टाइम सूट होगा वही हम, जिसमें आप सारे लोग रिलैक्स रहें। चलें जी, काम शुरू करते हैं हम। कल वाले सवाल पे आते हैं। पहले कल वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ पूरे का पूरा, और फिर उसके बाद आगे चलेंगे जी। क्वेश्चन आपके सामने है कि at 1119 XYZ company purchased a plant for ₹1200,000 and availed government grant of ₹400,000 under a condition. Condition क्या है? To provide 50% employment to local area at least for 5 years. कि आपने जिस जगह प्लांट लगाना है ना, उनके लोकल लोगों को कम से कम 50% आपकी इंप्लॉयमेंट में आपने रखना है उनको। मतलब अगर आपके 100 लेबर है तो 50 लेबर उस लोकल एरिया की होनी चाहिए, कम से कम 5 साल तक। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर आप वो बात नहीं मानोगे, ग्रांट मस्ट बी रिफंडेड एज अ होल अमाउंट या पार्शियल एज द केस में बी। हो सकता है आपको सारी ग्रांट वापस करनी पड़े, हो सकता है कुछ ग्रांट वापस करनी पड़े, जैसे उनको अच्छा लगेगा। उसके बाद वो कहते हैं एट 30th September 22 ड्यू टू इनकम्पिटेंसी ऑफ लोकल एरियाज लेबर, कि वो बंदे इतने नहीं थे मेनी कॉम्पिटेंट, it is not possible to carry up to 50% employees from local area and breach the condition. कहते हैं कि 2022 के अंदर हमने वो कंडीशन ब्रीच कर दी, वो 50% वहां से लोग नहीं लिए।
एज अ रिजल्ट, जिसके नतीजे में जाहिर सी बात है हमने कंडीशन वायलेट किया है। ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमें कहा कि जनाब 2,50,000 वापस लो। लिया कितना था हमने? 4 लाख। अब वापस या तो 4 लाख करते या जितने गवर्नमेंट कहे। तो गवर्नमेंट ने जरूरी नहीं है कि सारे पैसे वो हमसे मांगे, वो हमसे सारे पैसे भी मांग सकती थी कंडीशन वायलेट करने पे ऊपर, या फिर कुछ पैसे मांग सकती। तो 2,50,000 हमने वापस करना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% WDV। हर साल एंड होता है हमारा 31 दिसंबर, तो हमने इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। और तो मेरे भाई अब ये सवाल आज ना लास्ट है और इसको बड़े ध्यान से सीखना है, क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू एसेट है, सबसे ज्यादा रिलेटेड टू एसेट। ठीक है, क्योंकि कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कल ये टॉपिक खत्म हो जाए गवर्नमेंट ग्रांट का, और हम एक नया बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी IAS 1। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हमारा है जो फुल फ्लैज हम करेंगे, पहला टॉपिक। बाकी जो किए हैं उसमें से थोड़ी थोड़ी चीजें दोबारा करने वाली हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आप आगे जैसे कि अगला टॉपिक पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह ईद से पहले पहले हमारे कोई 3 या 4 टॉपिक फुल फ्लैज हो जाएंगे, 3 या 4 टॉपिक, जिनमें से एक तो ये है ना जो हम कर रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट का। और आपको जब तक ना समझ लगा करे पूछते रहा करें, ठीक है, ताकि जितनी दफा आप पूछोगे और उतनी ही दफा फायदा होगा आप लोगों को। चले जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। फिर सबसे पहले हम ऑप्शन अवेल करते हैं डायरेक्टली डिडक्शन वाली। अगर डायरेक्टली डिडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? इसके लेजर भी बनाए जा सकते हैं, लेजर आप खुद बना लेना, ना समय लगे तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि जर्नल एंट्रीज अगर हो गई तो लेजर बन ही जाता है। 1/1/19 को हमने प्लांट खरीदा, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट, डायरेक्टली डिडक्ट करना है। 8 लाख से डिडक्ट कर देंगे, 8 लाख। लो जी, फिर 31 दिसंबर 19 को हम एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 80,000 से 10% है ना। ये पहला साल हमारा हो गया कंप्लीट 2019 का। अगर हम 6 महीने पहले एसेट लेते तो 6 महीनों की डेप्रिसिएशन लेनी थी। 2019 का हमारा कंप्लीट हो गया। ओके की बात। अगले साल 31 दिसंबर 20 को हमारी जो एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब 80,000 नहीं होगी, 8 लाख हमारा एसेट था, जिसमें से 80,000 तो बाकी बच गया था 7,20,000। तो अगले साल की डेप्रिसिएशन आई 72,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मेथड है WDV। लो मेरे भाई, ये किस किसने गलती की है? WDV मेथड में हमने WDV मेथड के अंदर हमने बुक वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई करनी है। तो 72,000 मजीद माइनस कर देंगे
तो 7,20,000 में से माइनस कर दिया 72,000, तो हमारे पास आ गया 648,000। लो जनाब, 31 दिसंबर 21, depreciation to accumulated depreciation 64800, 64800। जी मेरे भाई, हाँ जी। अब हमने 2022 में चाहे जिस डेट को मर्जी, चाहे जिस डेट को मर्जी हमने पैसे वापस करने हैं, अकाउंटिंग करते हुए हमने साल के शुरू तक बुक वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो जनाब ये इसमें से 64800 माइनस करते हैं, आपके पास बाकी जो वैल्यू बची है वो कितनी बच गई है वो बता दें। 583,200, 583,200 ये बुक वैल्यू बच गई है साल के शुरू तक, और हमने भी साल के शुरू तक काम करना। अब आ जाओ जरा, जब डायरेक्टली डिडक्शन करते हैं, तरीकाकार बस आपके पास पता होना चाहिए। रिफंड के केस में जब डायरेक्टली डिडक्शन करते हैं तो सुने जरा, जी मेरे भाई, ओके हो गया। अब आपने ना रिफंड के दो केस याद रख लेने कि जनाब हमने जब रिफंड करना है तो कौन कौन सा काम करना है। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, जिस डेट को रिफंड किया उस डेट को दो काम करने हैं। हमने रिफंड किया 30 सितंबर 22 को, 30 सितंबर 22 को। पहला काम करना है प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट 250,000। डायरेक्टली डिडक्शन के केस में जब भी रिफंड करो, पहला काम क्या करना है कि आपने प्लान जितने पैसे वापस किए हैं उस एसेट को डेबिट कैश क्रेडिट, जितने पैसे वापस किए हैं एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, डन। और साथ जितने साल गुजर चुके हैं इस 2,50,000 की डेप्रिसिएशन भी लेनी है। जितने साल गुजर गए हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो स्ट्रेट लाइन मेथड के जरिए, WDV मेथड है तो WDV मेथड के जरिए। तो मेरे भाई 3 साल गुजर चुके हैं, तो इस 2,50,000 को 3 साल की डेप्रिसिएशन ले लो, चाहे डायरेक्ट फार्मूला लगा के कर लो या 25,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन, 225,000 उसकी बुक वैल्यू, 22,500 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। तो बाकी वैल्यू कितनी बच गई जनाब, माइनस करके
हाँ जी जनाब, ये लाइट का इशू आ गया था जिसकी वजह से कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया है, तो अब ओके काम चले। हमने मुझे लगा मेरा नेट खराब है, मोबाइल रीस्टार्ट कर रहा था। नहीं, यहाँ पर लाइट का इशू हो गया था जिसकी वजह से। हाँ जी, 2,50,000 हमारे पास एसेट की ओवरऑल कॉस्ट थी और हमने जितने साल गुजर चुके हैं हमने क्या करना है, उन सालों के लिए, जितने साल गुजर चुके हैं उन सालों के लिए हमने किया है जनाब, जितने साल गुजर चुके हैं उन सालों के लिए हमने डेप्रिशिएट करना है जितनी भी एसेट पैसे वापस किए हैं। तो पहले साल 25,000 आ गया, क्योंकि WDV मेथड है तो WDV के फॉर्मेट से चलेंगे, क्योंकि WDV मेथड है तो WDV के फॉर्मेट से हम लेकर चलेंगे काम। अब लास्ट तीसरे साल, 3 साल गुजर चुके हैं ना, तो 20250 और इसकी बुक वैल्यू आ गई 188,225 लो जनाब। तो मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 25,001 प्लस 22,501 प्लस 20250, तो डेप्रिसिएशन आ गई 67750। तो उस डेट को हम दो एंट्रीज पास करेंगे, एक जितने पैसे वापस किए, और दूसरा जितनी डेप्रिसिएशन गुजर चुकी थी एक ही दफा डेप्रिसिएशन अप्लाई कर देंगे, 67750 राइट। अब आगे फर्दर जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो तरीकाकार क्या होगा, वो आप लोग जरा ध्यान से देखने वाली बात है। अब फर्दर इसको हमने जैसे कहा था चेंज इन एस्टिमेशन कंसीडर करना है। अगली जो हमने डेप्रिसिएशन लेनी है 31 दिसंबर 22 को, तो मैं आपको तरीकेकार जो दिल करता है कर, या तो ऐसा करो कि दोनों की बुक वैल्यू को आपस में ऐड कर दो, दोनों की बुक वैल्यू को साल के शुरू में आपस में ऐड कर दो, या दूसरा काम क्या किया जा सकता है कि आपने उसकी कॉस्ट में कॉस्ट ऐड कर दो। तो बेहतर यही है कि आप ऐसा करो कि इनकी बुक वैल्यू को आपस में चाहे ऐड कर दो, ये भी इसकी बुक वैल्यू है, ये इस दोनों की बुक वैल्यू है, चाहे कॉस्ट में से, टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, या सिंपल बुक वैल्यू को बुक वैल्यू में ऐड कर दो। तो कितना आ गया 583,200 प्लस 1,82250। तो जनाब अब आपके पास जो एसेट है वो है 765,450। अब आपने फर्दर इसको डेप्रिशिएट करना है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो रिमेनिंग लाइफ या न्यू लाइफ के साथ चलते, और अगर WDV मेथड है तो सिंपल रेट इस्तेमाल करना है। अब इसका 10% लोगे, पिछला सारा काम खत्म, फर्दर आपने इसका 10% आगे लेते जाना है डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए, डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए। अदरवाइज अगर आपने उधर जा लिखना है जाके कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो इधर देखें जरा, कॉस्ट में ऐड कर देंगे कॉस्ट, 8 लाख के एसेट में 2,50,000 ऐड कर दोगे, ये अब आपकी कॉस्ट बन जाएगी 1,050,000, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ये कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले वाली कितनी थी
80,000 सर ये एक दफा बीट कर देंगे। कर देता हूँ, प्लस 72,000 प्लस 64,800, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो पहले आ चुकी थी वो आ चुकी थी 2,16,800, और जो आपने फर्दर फाइंड की वो आई 6,750, 6,750। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल आ गया 284,550, 284,550। लो जनाब, इनको आपस में माइनस करोगे तब भी यही आएगा। दोबारा सुन लें, डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए, डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए अगर आप या तो दोनों बुक वैल्यू को आपस में ऐड कर दो तो भी वही चीज आएगी, उसको अगर फर्दर डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो, या उसकी कॉस्ट में जितने पैसे वापस किए कॉस्ट में वो कॉस्ट ऐड कर दो, और जितनी पिछली डेप्रिसिएशन चार्ज किया है उसकी डेप्रिसिएशन में ऐड कर दो, फर्दर उस क्वेश्चन को आगे लेकर चलो, कोई इशू ही नहीं है। ओके की बात। अब हमने अब डेप्रिसिएशन लेनी है इस अमाउंट की, क्योंकि WDV मेथड है। अगर होता ना स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड तो लाइफ का चक्कर होता है, अगर लाइफ नहीं चलाते तो न्यू लाइफ अगर चेंज हो जाए तो नई लाइफ ले लेते हैं। लो जनाब, अगली डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इसका 10% ले लेंगे 2022 का, तो 765450, सॉरी जीरो नहीं आएगा, 10% पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेनी है, 76545, 76545। तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 76545, 76545। लो डन होगी बात। अगले साल अब इस एसेट को हम साथ लेकर चलेंगे, 76545 में से माइनस कर देते हैं 76545, हमारे पास वैल्यू बच गई 688,905, 688,905। हम इसका 10% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68890। अगले साल की डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 23, डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation 68890, 68890। लो जनाब, अब जरा ध्यान से इन सारी एंट्रीज को देखें। मेन मेरे भाई करना क्या है, जिस दिन आपने पैसे, क्या कह रहे हो, कोई बंदा सवाल पूछना चाह रहा था कि आवाज ही गायब हो गई है। चलें फिर भी देख लेते हैं, दोबारा देखें। सबसे पहले तो डायरेक्टली डिडक्ट करके ना पैसे हमने अपना एसेट उस वैल्यू से बुक किया जो नेट अमाउंट है, फिर जिस दिन पैसे वापस किए, जितने पैसे वापस किए उस अमाउंट से एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, और जितना टाइम गुजर गया है उसी अमाउंट जो पैसे वापस किए हैं उसको डेप्रिशिएट भी कर लेते हैं, राइट। फिर उसकी बुक वैल्यू में चाहे बुक वैल्यू ऐड कर दो या कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपस में ऐड कर दो, और आगे फर्दर हम अपना काम चलाते जाएंगे। ठीक है, ये तो था जर्नल एंट्रीज। इसके एक्सट्रैक्ट भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट में आपको पता है कि हमने अगर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो कौन कौन से साल का एक्सट्रैक्ट बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 2019 का,
जिसका वो पूछे पेपर में वही बनाना है। 2020, 2021, 2022 और 2023। लेकिन पेपर में आपसे जिस साल का एक्सट्रैक्ट पूछे सिर्फ उस साल का बनाना है। अदर एक्सपेंस का हेड बनेगा बस, और वो है क्या? डेप्रिसिएशन। हाँ, क्वेश्चन के अंदर अगर और कोई आपकी इनकम या एक्सपेंस है वो भी आ सकते हैं। 2019 में 80,000 डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की, 2020 में 72,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की, 2021 में 64,800 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की। आप देख लें अपना क्वेश्चन, यही डेप्रिसिएशन आप चार्ज कर रहे हो। अब फर्दर आगे चलो, फिर 2022 के अंदर चेक करो जरा। 2022 के अंदर एक तो आपने ये डेप्रिसिएशन चार्ज की, जो वो रिवर्सल वाली 67750 प्लस, और दूसरी आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की नॉर्मल 76545। तो 2022 में जब पैसे वापस आपको करने पड़े तो आपकी एकदम डेप्रिसिएशन भी पहले से बढ़ गई। तो 2022 की जो आपकी डेप्रिसिएशन आ रही है वो आ रही है 144,259, 144,295। और 2023 की तो फिर आगे नॉर्मल शुरू हो जाएगी 68890। लो जनाब, ये आ गया आपका एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट कि एसओसीआई में कौन कौन सी अमाउंट जाएगी। अच्छा, आज आप लोगों का बुध है ना, आज आप लोगों का वो टेस्ट भी है। टेस्ट की कोई माफी नहीं होनी, ये बात याद रख लें, ठीक है? टेस्ट आप दो या ना दो, टेस्ट होना जरूर है, और बेहतर यही है कि आपने टेस्ट देना भी जरूर है, ताकि आपको नए नए अजीब अजीब क्वेश्चन से वास्ता पड़े और आपको पता चले कि जनाब नई नई चीजें किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके की बात? चलें जी, अब हम बनाते हैं एसओएफटी का एक्सट्रैक्ट। अच्छा, मुझे बताओ यहां तक कितने लोगों का ठीक है सवाल? यहां तक जो हमने किया है, जाहिर सी बात है उसी ने देखना है ना जिसने ये सवाल किया होगा। एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। नॉन करंट एसेट में हमारे पास कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले कॉस्ट है 2019 में 8 लाख और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है हमारे पास 80,000, 7,20,000। ओके, कॉस्ट फिर 8 लाख ही है। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000 में 72,000 ऐड हो जाएगा, अगले साल की डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगी 152,000। लो जनाब, अब 8 लाख में से 152,000 माइनस कर दें तो 648,000, राइट? अब 2021 में भी कॉस्ट वही थी। अब 152,000 में मजीद अगले साल की डेप्रिसिएशन भी ऐड हो जाएगी, जो कि बनी थी मेरे ख्याल में 64800। तो 2,16,800 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई थी और उसकी बुक वैल्यू आई थी 583,200, 583। लो जनाब, यहां पर आकर आपका काम चेंज हुआ। आपने 2,50,000 एसेट फिर से डेबिट किया, 2,50,000 से अपना एसेट, तो आपका एसेट हो गया 1,050,000 का। कॉस्ट तो यही हुई ना, 8 लाख आपने पहले लिखा हुआ है। जो हमने चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई करना होता है वो सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए करना होता है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए करना होता है। ये बात आपने याद रखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन की वर्किंग के लिए काम करते हैं।
बाकी वही पुराना तरीकाकार। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए 2,16,800 के अंदर 2022 की सारी डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, मतलब 2,16,800 प्लस 2022 की टोटल डेप्रिसिएशन ये पड़ी हुई है। $144,295 $144,295 क्योंकि अक्यूमुलेट करनी होती है ना, तो 361,095 361,095 और ये हमारे पास आ जाएगा 1050,000 माइनस 361,095 688,905। 2023 में भी कॉस्ट तो यही रही। अब अपनी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर एक साल की मजीद डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे 2023 वाली, जो कि है 688,990, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी हो जाएगी 42,9985। तो जल्दी से अपने अपने आंसर चेक करें डायरेक्टली डिडक्शन में कि क्या आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। ये 5 सालों का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बन गया। ओके, ये जो अभी हमने तरीका पढ़ा है यह है डायरेक्टली डिडक्शन का। क्या तरीका पढ़ा है? डायरेक्टली डिडक्शन का। ओके होगी बात? चलें जी, अब आपने एक नजर, 1 मिनट आपके पास है, बल्कि 2 मिनट है, अपने पूरे सोल्यूशन को दोबारा एक नजर देखें कि जब गवर्नमेंट ग्रांट लेते हैं और फिर जब, क्योंकि बात तो एक ही है टेक्निकल और यही रहेगी, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो जल्दी से 1 मिनट बल्कि 2 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से रिवाइज करें इसको और फिर हम देखते हैं कि अगर सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना हो तो कैसे करते हैं। जी मेरे भाई, ओके हो गया? आपने सारी चीजें को कंसीडर कर लिया या अभी कोई मसला है? चलें जी, कुछ लोग जो रेगुलर साथ दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, और जो लोग इस टाइम सो रहे होते हैं, एक बात हमेशा याद रखें कि हम पता नहीं कैसे मुसलमान हैं। सच्ची बात है कि रमजानुल मुबारक हम अपने लिए ना अजाब समझते हैं, जो कि रहमत का महीना है, और बहुत ही अफसोस वाली बात है कि जो लोग कहते हैं कि जनाब हमारी नींद ही नहीं पूरी हो रही, ये वो ऐसा वैसा। असल में ना हमने अपनी ड्यूटी, सारी रात तो हम सोते नहीं है,
एक दफा आप नमाज तरावी पढ़ के सोने के रूटीन तो बनाओ, फिर देखना कि आपकी नींद पूरी हो जाए। हम सारा कुछ पता नहीं कैसे हो गए हैं, अब समझ ही नहीं आ रही कि किसी एक बंदा का चेंज होना या ना होना वो तो काम ही खत्म हो गया है, या वो सिस्टम ही नहीं रहा। अब हम सारी चीजें ऐसे चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं पूरी दुनिया ऐसे हो, यानी खुद से हमें छोटी सी भी स्ट्रगल ना करें। मुझे अफसोस होता है, यकीन जाने, जब मैं रमजानुल मुबारक में अभी आजकल क्लास की स्ट्रेंथ 50% कम होती है और सारे रिकॉर्डिंग के चक्करों में बैठे होते हैं कि जी रात को रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। रिकॉर्डिंग से इतना फायदा नहीं होता, और वो इस तरह से समझते हैं कि जैसे वो रोजा रख के किसी पर एहसान करते हैं। यार अल्लाह के बंदो, रोजा तो हमारी अपनी इबादत है। रोजा रखना तो एक इबादत है, उसको अपनी इस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यानी उसको अजीब तरह से ट्रीट कर रहे हो। मर्जी है आप लोगों की, सिर्फ आप लोग ही नहीं, मतलब ओवरऑल क्लासेस की स्ट्रेंथ में प्रॉब्लम है। ओवरऑल लोग इस तरह से ये समझ रहे हैं कि जनाब वो रोजा रख लेते हैं तो बस यही काफी है दुनिया में, और जो खत्म है और कुछ नहीं करना। अल्लाह के बंदो, रोजा रखना एक नॉर्मल रूटीन में रोजा रखना होता है, ये नहीं कि रोजा रखकर आप लोगों ने सो जाना है। ऐसे रोजे को क्या फायदा? हर बंदे का यही है कि जी नींद ही नहीं पूरी हो रही, नींद ही नहीं पूरी हो रही, नींद ही नहीं पूरी हो रही। एक बात याद रखें, रमजानुल मुबारक में ये स्पेशल कहा गया है कि अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा सा। चलें जनाब, अब हम देखते हैं इसको अगर हमने सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना होता तो कैसे रिकॉग्नाइज करते। अच्छा, ठीक है, चलें। मैं असल गूगल किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली अपने माइक को ऑफ ही रखा करें। चलें जी, करते हैं बिस्मिल्लाह जनाब। जी, सबसे पहले तो जो काम, एक बात याद रखें, जिस तरह का काम हमने एसेट के साथ करना है गवर्नमेंट ग्रांट के साथ भी वैसे का ही काम करना है। जिस तरह से एसेट के साथ काम करना है गवर्नमेंट ग्रांट के साथ भी वैसा ही काम करना है। ठीक है जनाब, तो देखते हैं। सबसे पहले 1119 को हम एसेट डेबिट करेंगे, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 12 लाख से। एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट 12 लाख से, और साथ हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई तो हम लिखेंगे कैश डेबिट, डेफर्ड इनकम क्रेडिट 4 लाख से। हमने उन दोनों को सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है। लो जनाब, पहला काम हो गया। एक बात याद रखनी, मैं बार बार कह रहा हूं, जो काम हमने एसेट के साथ करना है वही गवर्नमेंट ग्रांट के साथ किया करना है। ओके होगी बात? चलें जी, साल के एंड पे क्या एंट्री पास होगी? WDV मेथड है, 10% रेट है। WDV मेथड है और 10% रेट है। तो 31 दिसंबर 19 को पहली एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,20,000, 1,20,000। और साथ हम एक एंट्री पास करेंगे डेफर्ड इनकम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल में गवर्नमेंट ग्रांट इनकम है 40,000, इसका भी 10%, इसका भी 10%। और जो मेथड WDV है तो इसको भी WDV के तरीके से ही ट्रीट करेंगे, इसको भी हम WDV के मेथड से ही ट्रीट करेंगे।
आगे चलते हैं, यहां पर साथ साथ वर्किंग शो कर लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। 12 लाख का हमारा एसेट है, तो पहले साल 1,20,000 माइनस कर दिया, आपके पास बच गया 1,08,000 और साथ 4 लाख का आपके पास गवर्नमेंट ग्रांट है, 40,000 खत्म हो गया, तो हमारे पास बच गया 3,60,000। अगले साल 3 साल तो चल रहा है ना, हम 3 साल की वर्किंग कर लेते हैं ताकि बाद में हमें वापस ना आना पड़े। 1,08,000 और इसका 36,000, ठीक है। तो जनाब 1,080 इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 972,000, 972,000 और मजीद 3 साल पूरे कर लेते हैं 9,7,200, तो हमारे पास वैल्यू बच गया जाएगी 8,74,800, 8,74,800। अब यहां पर आ जाएंगे 3,60,000 में से माइनस करें जरा 36,000, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 324,000। अब 324 में से 32,400 मजीद माइनस कर दिया, हमारे पास वैल्यू बच गई 291,600, 291। लो जनाब, हर साल अपनी एंट्री पास करते जाते हैं, 3 साल के लिए तो करेंगे ना, 3 साल के लिए हम एंट्री पास करते हैं। 31 दिसंबर 2020 depreciation to accumulated depreciation 108,000, 108,000 और साथ डेफर्ड इनकम डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम 36,000। ये बातें समझ लग रही है ना। 2021 के अंदर 31 दिसंबर 21 के अंदर डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 9,7,200, 9,7,200 और साथ हमने डेफर्ड इनकम डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट थी जरा, 32,400, 32,400, 32,000। लो जनाब, ये तो था 2021 तक। अब एक बात याद रखें, जब हम सेपरेटली रिकॉग्नाइज करते हैं तो डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह भला क्या है, क्योंकि हम अपने एसेट को तो छेड़ ही नहीं रहे, हम अपने एसेट को तो छेड़ ही नहीं रहे, हम तो सिंपल अपने वैल्यू को किसी और तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट को तो सेपरेटली रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ओके होगी बात। चलो जी, फिर आगे चलते हैं जी। 2022 के अंदर हमने पैसे वापस किए, मेरे ख्याल में 30 सितंबर है या जो भी डेट है। अब याद रखें, जब सेपरेटली रिकॉग्नाइज है उसका एक अपना तरीका है और जब डायरेक्टली डिडक्ट करते हैं उसका अपना तरीका है। डायरेक्टली डिडक्ट करते हैं तो जितने पैसे वापस किए एसेट डेबिट कैश क्रेडिट और पिछली सारी डेप्रिसिएशन भी लेते हैं। इसमें तो हम डेप्रिसिएशन शुरू से ही पूरी ले रहे हैं, डेप्रिसिएशन को तो हम छेड़ ही नहीं रहे।
तो इसमें क्या तरीका होता है कि जितनी आपकी डेफर्ड लायबिलिटी पड़ी हुई है पहले उसको डेबिट करो, जितनी आपकी डेफर्ड लायबिलिटी रिमेनिंग बची हुई है उसको डेबिट करो, और जितने पैसे दे रहे हो उसको क्रेडिट करो। हम पूरी गवर्नमेंट ग्रांट नहीं वापस कर रहे, हम वापस कर रहे हैं 2,50,000। तो 2,50,000 को भी हमने क्रेडिट कर दिया, और डेफर्ड लायबिलिटी हमारी कितनी पड़ी हुई है जरा बताएं? 291,600। 291,600 291,600। तो जो इसका डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, अगर डेबिट साइड पर डिफरेंस आएगा तो लॉस, और अगर क्रेडिट साइड पर आएगा तो इनकम। तो जनाब इसकी क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आ रहा है तो वो हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 291,600 माइनस 250,000। लो जनाब 41,600। अब इसके बाद अब फर्दर गवर्नमेंट ग्रांट की कोई एंट्री पास नहीं होनी। इसके बाद फर्दर गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड कोई एंट्री पास नहीं होनी। उसकी वजह भला क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट तो हमने वापस कर दिया। अब फर्दर तो गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं। उपयोगी बात। चलें जनाब, अब सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते जाओ, सिर्फ डेप्रिसिएशन की। 31 दिसंबर 22 को हमारे पास कितने एसेट की वैल्यू बच गई थी जनाब? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल तरीके से चलती जाएगी ना, डेप्रिसिएशन हमारी नॉर्मल तरीके से ही चलती जाएगी। हमने यहां पर वर्किंग की थी छोटी सी ये। अब ये तो काम खत्म हो गया गवर्नमेंट ग्रांट वाला, इसको तो आगे नहीं लेकर जाना हमने। ये इसकी 10% डेप्रिसिएशन आ जाएगी 87480। अगले साल की डेप्रिसिएशन 87480 87480 को माइनस किया तो वैल्यू हमारे पास बच गई 787320। 787320 और फर्दर ये हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन 2022 की, और अब आ जाएगी 2023 की। इसका मजीद 10% ले लेंगे तो 7832 डन। 78732 तो लिखते जाएं 87480 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एट 87480 फिर 31 दिसंबर 23 को डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आ गया 78732। चले जरा, अब इसके एक्सट्रैक्टर कौन बनाए? एंट्री 78732 एक्सट्रैक्ट में अब जरा गौर फरमाएं। एसओसीआई का एक्सट्रैक्ट, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो साथ साथ काम करता रहता है उसको फेल होने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि साथ साथ काम करने वाला बंदा कम ही फेल होता है। अब इसमें दो हेड बनेंगे, एक बनेगा अदर एक्सपेंस और वो डेप्रिसिएशन।
और एक बनेगा अदर इनकम का, और वो है गवर्नमेंट का। जी जनाब, 1,20,000 डेप्रिसिएशन आई थी 2019 में और 40,000 गवर्नमेंट ग्रांट आई थी इनकम के अंदर। 2020 में 72,000 तो नहीं था मेरे ख्याल में, 108,000 था शायद, 108,000 थी डेप्रिसिएशन और 36,000 था हमारे इनकम। क्योंकि बात उसके बाद 2021 के अंदर हमारी जो डेप्रिसिएशन है और गवर्नमेंट ग्रांट है वो देखें जरा कितनी है 2021 के अंदर। जी 97,200 थी हमारी डेप्रिसिएशन और गवर्नमेंट ग्रांट थी 32,400। जी जनाब, दो हजार यानी जो हमारी डेप्रिसिएशन थी वो थी 97,200 और जो 32,400। लो जनाब, 2022 के अंदर हमने रिवर्स काम किया। 2022 डेप्रिसिएशन तो वैसे ही अपनी नॉर्मल रूटीन से चलती जाएगी, डेप्रिसिएशन अपनी नॉर्मल रूटीन से चलती जाएगी। हाँ, 2022 के अंदर जो डिफरेंस था वो हमने पूरे का पूरा चार्ज कर दिया। 2022 में 41,000 कुछ बनता था, डेप्रिसिएशन तो अब आगे फर्दर वही आती जाएगी, 2022 की भी 2023 के भी। 2022 की जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी जनाब 87,480 और 2023 की डेप्रिसिएशन जो है वो है 78,732 और जो गवर्नमेंट ग्रांट हमारी बच गई थी वो है 41,600 और इनकम वाली साइड पे आ रही है। तो 2022 में डेप्रिसिएशन हमने लिख दी 87,480 और इनकम आ गई 41,600। 2023 में तो गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं, खत्म हो गई, डेप्रिसिएशन आएगी 78,732। ये हमारे इस यानी मेन एक्सपेंस लिखे हैं यहाँ पर, राइट। हाँ, यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का बनता है ना वो थोड़ा टेक्निकल होता है। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का काम होता है ना वो थोड़ा टेक्निकल होता है, उसको हमने जरा ध्यान से देखना है, ठीक होगी बात। तो उसको जरा देखते हैं, आए जरा। जी तो करें स्टार्ट। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और आपने अपना सोल्यूशन लाजमी मैच करना है इससे, और वही बंदा मैच करेगा जिसने किया है सवाल 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात कि एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ना, जस्ट आप अपना कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 12 लाख कॉस्ट है, पहले 1,20,000 माइनस हो जाएगा 10,80,000, फिर 12 लाख कॉस्ट है, 1,20,000 के अंदर आप उसकी पिछली अगली डेप्रिसिएशन ऐड करोगे तो वो बन जाएगा 228, ये माइनस करेंगे। अब 12 लाख में से आप ये माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 972,000, फिर 12 लाख ही कॉस्ट रहेगी। अगले साल की जो डेप्रिसिएशन आई थी 97,200 वो भी ऐड कर दो, 325,200, क्योंकि एक्यूमुलेटेड ऑप्शन ऐड होती जाती है ना। जी जनाब, 12 लाख में से ये माइनस कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 8748
तो 12 लाख में से फर्दर 3,25,200 के अंदर अगले साल की डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देंगे जो कि है 8,7,480। 4,12,4,680। तो 12 लाख में से ये माइनस कर दो 787320 787320 लो जनाब। अब 14,680 में हम ऐड कर देंगे अगले साल की डेप्रिसिएशन जो कि है 78,732। तो कितना आ गया 120,002। लो जनाब 12 लाख में से ये माइनस कर दो 12 एक दफा 412,680 प्लस 78,732। ये वैल्यू गलत लिख दी कैलकुलेटर से 491,412 491,412। इसको 12 लाख में से माइनस कर दो तो 708,588 708,588। ये तो आसान था काम सीधा सादा सा, लेकिन जब हम उसमें करंट पोर्शन अलग करते हैं और नॉन करंट पोर्शन अलग करते हैं वो थोड़ा टेक्निकल। ठीक है जनाब, उसको हमने मेन देखना है। आ जाए जरा नॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारा इसी का हिस्सा है। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी नाम एक ही आएगा डेफर्ड लायबिलिटी, दोनों के अंदर डेफर्ड लायबिलिटी। सबसे पहले पहला साल हम देखते हैं। टोटल 4 लाख थी, 4 लाख में 36,000 तो गया इनकम के अंदर। 4 लाख में 36,000 सॉरी 40,000 गया पहले साल की इनकम में 4 लाख में से। बाकी बच गया 3,60,000। 3,60,000 में 36,000 अगले साल की इनकम आपको नजर आ रही है ना 36,000। तो जो अगले साल इनकम में जाने वाली अमाउंट है उसको हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी के अंदर। तो 3,24,000 लिखेंगे हम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ये टोटल बन 3,60,000 ही रहा है, चेक करके देख लो ये टोटल कितना बन रहा है 3,60,000 ही बन रहा है। लेकिन जो अगले साल इनकम में जाना है उसको हमने करंट लायबिलिटी में। अब उससे अगले साल कितनी अमाउंट इनकम में जा रही है भला 32,400। क्वेश्चन आपके सामने है ना। जो उससे अगले साल की इनकम में जाएगा वो इस साल करंट लायबिलिटी में जाएगा और 3,24,000 में से हम 32,400 माइनस कर देंगे तो 291,600 हमारा नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट अगले साल 2021 के अंदर कितनी अमाउंट जा रही है, कितनी अमाउंट अगले साल 32,000 था ना 32,400। हाँ जी। अब आ जाते हैं हम 2000 ये 19 हो गया 20 हो गया 21 के अंदर। 2021 के अंदर जब हम खड़े हैं हमें तो नहीं पता था ना कि हम वायलेशन करेंगे, वो तो 2022 में जाकर वायलेशन हुई है, वो 2022 का रोला है। फिलहाल हम देखेंगे कि उससे 2022 में नॉर्मली जो इनकम में जाना चाहिए था वो जाना चाहिए था 29160। कितना जाना चाहिए था 296,160। और जो नॉन करंट लायबिलिटी में जाना चाहिए था 291,600 में से माइनस कर देते हैं
29160 29160 माइनस कर देते हैं तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी पड़ी थी 262440। ये 2021 का एंड है। अब 2021 के एंड 2022 में वो सारा कुछ खत्म कर दिया, काम ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, वायलेशन हो गई। आगे ना कोई हमारी डेफर्ड लायबिलिटी, ना कोई डेफर्ड इनकम, कुछ भी नहीं। तो हमने वही एक देखना है कि जो अगले साल में जानी चाहिए अमाउंट वो हम करंट लायबिलिटी में लिखते जाते हैं और बाकी को नॉन करंट में लिखते जाते हैं। तो ये मेरे भाई था हमारा फुल फ्लैज क्वेश्चन। डन होगी बात? जी, थक तो नहीं गए हो? चलें जी, तो आपके पास जो असाइनमेंट है गवर्नमेंट ग्रांट की, मैंने उसके कुछ क्वेश्चन मार्क करके आपको भेजूंगा, आपने वो सॉल्व करने हैं, ठीक है? जो वो सिर्फ रिलेटेड टू एसेट होंगे, तो कल फिर कर लेंगे हम रिलेटेड टू इनकम, क्योंकि वो अब ना एक ही दिन का वैसे लेक्चर रहता है। तो कल आपने ना ये लेक्चर काइंडली बार बार सुनना है, कल का भी और आज का भी। और फिर इसके क्वेश्चन में कोई मसला है तो मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है वॉइस मैसेज के साथ, जो चीज आपको ना समझ लगे वो मुझे बतानी। ठीक है जनाब, अभी आप आराम करो। अल्लाह हाफिज।